हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड सभी लोग आज के सेशन के लिए। यस चलिए, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है एडमेंट। अगर आप एडमेंट हो किसी चीज़ को लेके, इसका मतलब क्या हो? आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप कह रहे हो जो ये है मैं वही करूँगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा भी नहीं। इसका मतलब आप क्या हो? एडमेंट हो। किसी इंसान की बात हो रही है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अच्छा, आप एडमेंट हो, इसका मतलब आप क्या हो? पगनेशियस हो। पगनेशियस मीन्स अपनी ही अपनी बात करनी है, किसी की बात नहीं माननी है, जिद्दी हो। आप क्या हो? ऑब्ड्यूरेट हो, ऑब्स्टिनेट हो, अपनी बात को लेके क्या हो? रिजिड हो, स्टबन हो, अनयील्डिंग हो। अनयील्डिंग में सामने वाले की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। इनफ्लेक्सिबल हो, रेजोल्यूट हो। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड हो, अपनी बात को लेकर डिटरमाइंड हो, सामने वाले की बात सुनोगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम जिद्दी बोलते हैं या फिर एडमेंट बोलते हैं। रिफ्यूजिंग टू बी पर्सुएडेड, किसी की बात को नहीं मानेंगे, अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। एंटोनिम्स, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, ठीक है भाई, जैसा तू कह रहा है मैं कर लूंगा। ईल्डिंग हो, ईल्डिंग मीन्स मैं हार मानता हूँ, तू जैसा कह रहा है वो मैं कर लूंगा। कंप्लायंट हो, कंप्लायंट मीन्स मैं तेरी बात फॉलो कर लूंगा। कंप्लायंट वर्ड कहाँ से बना है? कंप्लाई वर्ड से बना है। कंप्लाई करना, एडहियर करना, कंफर्म करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले की बात फॉलो करते हो, आप सामने वाले की बात ओबे करते हो, मानते हो। तो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट के बावजूद भी, सारी बातों के बावजूद भी वो जिद्दी थी। किस चीज़ को लेके जिद्दी थी? अपने डिसीजन को लेके कि उसे एक करियर आर्ट्स में ही करना है, और इस चीज़ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी। अगला वर्ड है रोजी। रोजी वर्ड बना है रोज से। रोज कैसा होता है? बड़ा ही प्यारा फ्लावर है, देख के मन खुश हो जाता है। तो रोजी मीन्स बहुत ही बढ़िया चीज़, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगे। इसका मतलब कैसा लग रहा है? रोजी रोजी फील हो रहा है। आप बहुत उम्मीद में होगी सब चीज़ें और अच्छी अच्छी होंगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव है ये भी। तो प्रॉमिसिंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, आउटलुक, नज़रिया मतलब क्या? ऑप्टिमिस्टिक है, मीन्स बहुत बढ़िया। होपफुल, ब्राइट, फेवरेबल, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एंटोनिम्स ब्लीक हैं चांसेस। ब्लीक मीन्स बहुत ही कम है, डिस्करेजिंग है, नाखुश करने वाले हैं, ग्रिम है, ग्रिम मीन्स सीरियस है, मतलब अच्छे नहीं है। सारे के सारे एंटोनिम्स किस में हो गए? नेगेटिव टोन में हो गए। तो एक नया जॉब मिला उसको, उसके कलीग साथी बहुत सपोर्टिव मिले, तो उसका फ्यूचर कैसा लग रहा था? रोजी लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रोजी मीन्स होपफुल। अच्छा, बहुत बार ऑथर की टोन भी होपफुल होती है। होपफुल टोन को और क्या कहते हैं? सैंग्विन भी कहते हैं। सैंग्विन टोन का मतलब क्या होता है? होपफुल टोन या फिर ऑप्टिमिस्टिक टोन, कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर आप फ्यूचर को लेके बहुत ही नेगेटिव हो तो उसका वर्ड क्या होता है? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक लोग कैसे होते हैं? जो सोचते हैं सब कुछ खराब ही खराब होगा, आगे सब कुछ खराब होने वाला है, तो आपकी टोन कैसी है? पेसिमिस्टिक। अगर आप बहुत दुख में हो, इफ़ यू आर वेरी सैड, तो आपकी टोन कैसी है? मेलनकोलिक। मेलनकोलिक टोन का मतलब क्या होता है? बहुत ही ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स दुख भरी, फुल ऑफ ग्रीफ, दुख से भरी। दुख का वर्ड क्या होता है? ग्रीफ। ग्रीफ इज व्हाट? ग्रीफ इज सैडनेस। अगर आपको डाउट है सामने वाले की चीज़ों पे, तो आपकी टोन कैसी है? स्केप्टिकल है। आपको क्या है? डाउट है, स्केप्टिकल हो आप, ड्यूबियस हो। अगर आप पीछे की बातों के बारे में सोच रहे हो तो आपकी टोन कैसी है? रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर आप सोच में चले गए हो तो आपकी टोन कैसी है? कॉन्टेम्पलेटिव है। तो ये अलग अलग तरह के टोन्स होती हैं, हमें मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टोन के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। आपने किसी के बारे में बहुत खराब खराब बोला है तो आपकी टोन कैसी है? क्रिटिकल है। या फिर क्या है? वाइट्यूपरेटिव है। या फिर क्या है? विट्रियोलिक है, मीन्स बहुत ही खराब खराब बोला है आपने सामने वाले के बारे में। चलो, अगले वर्ड पे आता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या? आप उस काम को करना नहीं चाहते, आप उस काम को करने में क्या हो रहे हो? झिझक रहे हो। इसका मतलब क्या हो? आप रिलक्टेंट हो।
पार्ट ऑफ स्पीच ये भी एडजेक्टिव है। आप अनविलिंग हो, हेजिटेंट हो उस काम को करने में, भाई मैं नहीं करना चाहता इस काम को, हेजिटेंट हो, अनविलिंग हो, डिसइंक्लाइंड हो, मतलब मुझसे ये काम करने के लिए मत बोलो। ये जो वर्ड है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रिलक्टेंट। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे सभी लोग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नहीं करना चाहते उस काम को लेके आप क्या भी कह सकते हो, एवर्स हो। एवर्स का मीनिंग क्या है, आप उस काम को लेके डिसइंक्लाइंड हो कि भाई मैं नहीं करना चाहता इस काम को। एंटोनिम्स ईगर हो, विलिंग हो, एंथुजियास्टिक हो, उस काम को पूरी एनर्जी के साथ करना चाहते हो। ये सारे के सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। मतलब आप उस काम को करना चाहते हो। और क्या कह सकते हो, कीन हो उस काम को करने में, उस काम की तरफ आप इंक्लाइंड हो कि भाई मैं इस काम को करूँगा। तो ही वॉज रिलक्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा अनविलिंग था। वो क्या नहीं करना चाहता था, वो अपनी पर्सनल डिटेल्स अजनबियों के साथ शेयर करने में विलिंग नहीं था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस काम को करूँ। रिकैल्सिट्रेंट बेटा जिद्दी को ही बोलते हैं। एक बच्चे का डाउट है मैम रिकैल्सिट्रेंट इसका सिनोनिम होता है, नहीं। रिकैल्सिट्रेंट किसका होता है, वही बड़ा वर्ड पड़ता है ना, जिद्दी, उसी का होता है रिकैल्सिट्रेंट, कि आप क्या हो, जिद्दी हो, स्टबर्न हो, एडमेंट हो। चलो, असर्टिव, कोई इंसान अगर असर्टिव है इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो अपनी बात को लेके, बहुत ज्यादा फोर्सफुल है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, उस चीज को लेके कॉन्फिडेंट है, मतलब असर्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ये भी। तो हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत असर्टिव हो, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, सेल्फ अश्योर्ड हो। एंटोनिम्स नहीं, सामने वाले के आगे आपने हार मान ली, सबमिसिव हो। टिमिड हो, इसका मतलब क्या है, आपने सामने वाले के बारे में, कुछ सामने वाले को लेके आप क्या हो, डरपोक हो। टिमिड का एक सिनोनिम क्या होता है, शाई हो। इसका मतलब आप क्या है, डरपोक हो, आप झुके हुए से हो, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने बात को लेके। टिमिड के और कौन कौन से सिनोनिम्स जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आप मीक हो। मीक का मतलब क्या होता है, डरपोक हो। कावर्ड नहीं लिखेंगे, कावर्डली लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं। कावर्ड नाउन होता है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, कावर्डली। शाय हो। और क्या कह सकते हैं, एक वर्ड होता है कॉय। कॉय का मतलब भी क्या होता है, आप कैसे हो, डरपोक हो, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है। डर लगने का कौन सा वर्ड होता है, एप्रीहेंसिव हो आप। एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, डर लग रहा है आपको किसी बात को लेके। बीइंग असर्टिव इन अ वर्क प्लेस, अगर आप जहाँ काम करते हो वहाँ कॉन्फिडेंट होते हो तो ये मदद करता है कि आप अपने आइडियाज़ को बहुत ही अच्छे से क्या कर पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो। अब देखो एक ना गड़बड़ करते हैं बहुत सारे बच्चे। एप्रीहेंसिव वर्ड का मीनिंग क्या है, कि आप फियरफुल हो, आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। एप्रीहेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका नाउन क्या होगा, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन शब्द का मतलब क्या हो गया, आपको किसी चीज का डर है। जब एप्रीहेंसिव का मीनिंग है डर पोक, तो एप्रीहेंशन का मीनिंग क्या हो गया, कि आपको डर है, किसी चीज का फियर है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि एप्रीहेंड भी इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। लेकिन एप्रीहेंड का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये एक वर्ब फॉर्म होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को अरेस्ट करना, टू अरेस्ट समवन। तो डिफरेंस समझना। एप्रीहेंसिव मीन्स फियरफुल, डरपोक। एप्रीहेंशन मीन्स डर। लेकिन एप्रीहेंड का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, आप किसी को क्या कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो। क्लियर है सभी को। चलो, अच्छा, एप्रीहेंड के दो मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग तो हो गया अरेस्ट करना, दूसरा मीनिंग भी बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को समझ पाना। तो अगर आप किसी चीज को समझ पा रहे हो, उसको भी एप्रीहेंड करना कहते हैं। मतलब डर से तो कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। दूसरा मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड, भी आपने वर्ड पढ़ा होगा, आई कैन कॉम्प्रीहेंड इट। इसका मतलब क्या है, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कह सकते हैं आसान शब्दों में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, 3-4 स्टार मार्क कर लो। कॉम्प्लेसेंट दिखने में पॉजिटिव टोन का लग रहा है, आत्मसंतुष्ट हो आप, लेकिन एक नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। अगर आप कॉम्प्लेसेंट हो, इसका मतलब है आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। आप क्या हो, बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो एक तरीके से। इतने ज्यादा घमंडी हो गए हो कि नहीं, मैं अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, मैं जो हूं मैं बेस्ट हूं। इसकी वजह से आप अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं ला पा रहे। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। कुछ सिनोनिम्स कर लेते हैं। इसका मतलब आप घमंडी हो,
इसका मतलब क्या हो, मैं अपना फेवरेट हूँ या मैं अपनी फेवरेट हूँ, उस वाली सोच में हो आप। चलो कुछ सिनोनिम्स बताओ मुझे घमंडी लोगों के। स्मग तो चलो यहाँ लिखा ही हुआ है। कंसीटेड मीन्स घमंडी हो। एरोगेंट डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है ये, एरोगेंट नियर सिनोनिम्स है। फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हॉटी। हॉटी मीन्स घमंडी हो। वेन, हाँ VAIN, वेन का मतलब भी क्या होता है, वेन के दो मतलब होते हैं। एक वेन का मतलब क्या होता है, एवरी ऑल आर एफर्ट्स वेंट इन वेन, हमने जितनी भी कोशिशें की वो किस में चली गई, वेन में चली गई, मतलब बेकार हो गई। दूसरा वेन का मीनिंग क्या होता है, घमंडी। दोनों मीनिंग होते हैं वेन के। फिर एक वर्ड होता है स्नॉबी, स्नॉबी लोग भी घमंडी होते हैं। फिर स्नॉबिश, स्नॉबिश लोग भी कैसे होते हैं, घमंडी होते हैं। डिसडेनफुल, जो अपने आप को सबसे ऊपर रखें, बाकी लोगों को क्या करें, नीचा रखें। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आता है, सुपरशिलियस, मतलब कैसे लोग हैं, घमंडी लोग हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे क्या थे, आपके एडजेक्टिव्स थे। तो स्मग, अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वन अचीवमेंट्स, अपने हिसाब से अपने अचीवमेंट से हद से ज्यादा सेटिस्फाइड हो, मैं अपना फेवरेट हूँ, इसका मतलब आप क्या हो, कॉम्प्लिसेंट हो। सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग, ओवर कॉन्फिडेंट। एक वर्ड बताया था मैंने आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले, बहुत बड़ा एग्जाम में भी आया है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। इस ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्टिक। मीन्स सिर्फ अपने ही अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपने ही अपनी तारीफ करते रहते हैं। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही बोस्टफुल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दे कीप ऑन ब्रैगिंग अबाउट देमसेल्व्स, ये लोग बहुत ब्रैग करते हैं। ब्रैग वर्ब फॉर्म है, बाकी सारे एडजेक्टिव थे। ब्रैग का मतलब क्या है, अपने ही बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं। एंटोनिम्स, कंसर्न है सामने वाले को लेके, डिससैटिस्फाइड है, सैटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। विजिलेंट होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं सामने वाले को लेके, अपनी ही अपनी तारीफ नहीं करते रहते। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, विजिलेंट। तो टीम जो है बहुत ही कॉम्प्लिसेंट हो गई, अपने आप में बहुत ही घमंडी हो गई, किसके बाद, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस को जीतने के बाद। चलो अगला वर्ड है फल्क्रम। फल्क्रम आप लोगों को पता है क्या होता है, अगर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फल्क्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीसॉ है, तो सीसॉ का ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये फल्क्रम होता है। सीसॉ का मतलब क्या होता है, एक तरफ एक इंसान बैठता है तो दूसरा वाला इंसान नीचे चला जाता है, फिर ये ऊपर होता है तो ये नीचे चला जाता है, उसको सीसॉ बोलते हैं। तो फल्क्रम क्या होता है, उसका बीच का पार्ट, मतलब जो मेन पार्ट होता है किसी भी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, फल्क्रम। फल्क्रम मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ समथिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। पिवट भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, फल्क्रम और पिवट दोनों का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ समथिंग। पिवट, कोर, क्रक्स मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंटोनिम्स, पेरिफेरल है मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी है। इनसिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिवियल है, ट्रिवियल का मीनिंग भी क्या होता है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मामूली सा है। मामूली के कुछ और वर्ड्स, पेटी है, पेटी का मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मामूली सा है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटल डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एजुकेशन का। मैम एनडीए के लिए देख सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटा, वोकैबुलरी आती है, रीडिंग होती है, ग्रामर आती है। रीइंफोर्स करना, किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। अगर आप किसी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रांग बना रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो तो आप उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप उस चीज़ को स्ट्रांग बना रहे हो, राइट। स्ट्रांग बन गई वो चीज़, तो स्ट्रांग चीज़ों को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। बहुत सारे सिनोनिम्स हमने किए हैं स्ट्रांग वर्ड के। रोबस्ट हो गई वो चीज़, राइट। स्टर्डी हो गई, रेजिलियंट हो गई, बोल्स्टर्ड, फोर्टिफाइड तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो ये तो हम कर ही लेंगे। और क्या कह सकते हैं, वो चीज़ विगरस हो गई। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब बहादुर भी हो सकता है, नियर सिनोनिम। तो बहादुर लोगों के लिए क्या बोलते हैं, वेलिएंट है बहादुर लोग, वेलोरस है, बहादुर है। स्टाउट हार्टेड है, बहादुर है। आयरन क्लैड है, कैसे है, बहादुर है।
तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कैसे हैं आप? बहादुर हैं, स्ट्रांग है, राइट। रीइंफोर्स्ड है, रीइंफोर्स तो यहाँ लिखा ही हुआ है। एंटोनिम्स वीकन कमजोर हो कर दिया, अंडरमाइन कमजोर कर दिया, डिमिनिश कमजोर कर दिया। चलो कमजोर शब्द के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर कमजोर है तो कैसी है? फ्रेल है, फ्रेजाइल है, और क्या है? फीबल है, प्यूनी है, टेनुअस है, फ्लिम्सी है, और क्या कह सकते हैं? ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है, प्रोन है, क्रिपल्ड है, इनकैपेसिटेटेड है, डिबिलिटेटेड है, एनर्वेटेड है। एनर्वेटेड का वैसे मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट थका हुआ, मीन्स एनर्जी नहीं है, कमजोर हो गया है। फैटीग्ड है, एग्जॉस्टेड है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कमजोर है, डेलिकेट है। फिर जो लोग डरपोक होते हैं वो भी कमजोर होते हैं, तो अभी अभी वर्ड पढ़ा, टिमिड है, मीक है, कावर्डली है। तो सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रांग बना दे। किसके थ्रू? और ज़्यादा फंडिंग से। तो और ज़्यादा फंडिंग से सरकार उसको और स्ट्रांग बना दे। हाँ, इम्पोर्टेंट है, कमज़ोर का है ये सिनोनिम। इम्पोर्टेंट है, अगला वर्ड है रैंकल करना। रैंकल करना इस किसी को परेशान करना, किसी को अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना। चलो पहले मुझे रैंकल वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। अगर आप किसी को रैंकल कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको वैक्स कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, इर्क कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, नेटल कर रहे हो, रफल कर रहे हो। रैंकल तो हमने लिख ही दिया। और भी कुछ बता दो, कुछ याद आ रहा हो किसी को तो। किसी को परेशान कर रहे हो तो राइल कर रहे हो, इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, पेस्टर तो लिख लिया, हाँ, और गॉल कर रहे हो, राइट। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, मीन्स परेशान कर रहे हो। चलो, सारे के सारों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। इरिटेट करना, अनॉय करना, वेक्स करना, एम्बिटर करना, लगातार उसको परेशान करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? सूद करना, अपीस करना, काम करना, पैसिफाई करना, रिलैक्स करना। चलो रिलैक्स करने के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मुझे। कोशिश करते हैं 20 लिख पाए। सबसे पहले ए वाले लिखो, चलो सारे ऐसे याद भी होते हैं। अपीस, LA, SOH, एलिविएट। हाँ, इसमें एक दो वर्ड्स और ऐड हो जाएंगे इरिटेट करने वाले में। पेट्रप करना, राइट। एक वर्ड और बताया था आप लोगों ने, हाँ, एग्जास्परेट करना, राइट। बॉदर करना, ये सब किसके थे? इरिटेट करने के, परेशान करने के। चलो यहाँ पे आते हैं, एमेलियोरेट। अब पी वाले लिखते हैं सारे। प्रोपिशिएट, पैलिएट, प्लैकेट, पैसिफाई। एम वाले लिखते हैं, मॉलिफाई, मिटिगेट। हाँ, इसमें एक और वर्ड याद हो जाए, ऐड हो जाएगा इरिटेट करने वाले में, शेफ करना। ये सारे इरिटेट वाले वर्ड्स हैं, है ना। चलो सुकून वाले वर्ड्स में और क्या रह गया? एले करना। अच्छा, एले तो पहले ही लिख दिया। सुकून वाले वर्ड्स में और क्या रह गया? लल करना, सूद करना, ट्रैंक्विलाइज करना, कॉन्सिलिएट करना, राइट। रिलैक्स करना,
काम करना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप सामने वाले को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को सुकून देने की कोशिश कर रहे हो। चलो, उसने जो बुराई करी जो कि सही नहीं थी, इसकी वजह से वो परेशान रहा हफ्तों हफ्तों तक। अगले वर्ड पे आते हैं। अच्छा, सारे वर्ब्स थे है ना, ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। पेरिश, कोई चीज़ पेरिश हो गई मतलब ख़त्म हो गई। पेरिशेबल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्रूट्स पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, पेरिशेबल। पेरिशेबल एडजेक्टिव है, पेरिश आपका वर्ब है। तो पेरिश मीन्स मर जाना, ख़त्म हो जाना। अच्छा, पेरिश का एक इडियम है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, किक द बकेट। तो अगर कोई इंसान बकेट को किक कर देता है, इसका मतलब वो क्या हो गया है, वो पास अवे कर गया है, उसकी डेथ हो गई है। तो मर जाना एक बहुत ही सडन, वायलेंट, अनटाइमली वे में, या फिर कोई चीज़ खत्म हो जाना, पेरिश हो जाना। डाई, एक्सपायर, सकम, मर जाना, वैनिश, गायब हो जाना। एंटोनिम, सर्वाइव कर गए आप, थ्राइव कर गए, ग्रो कर गए। एंड्योर, आपने झेल लिया, परसिस्ट कर लिया, आप बने रहे। तो बहुत सारी जो पुरानी पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो क्या हो गई, पेरिश हो गई, ख़त्म हो गई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, तबाही की वजह से। सकम का मीनिंग होता है आपने हार मान लिया, आपने घुटने टेक दिए। ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, इसका मतलब क्या है, वो अपनी इंजरीज के आगे उसने हार मान ली, मतलब वो मर गया। ब्रेक नेक, ब्रेक नेक मीन्स बहुत ही तुरंत। कोई चीज़ आप ब्रेक नेक, क्या किसी की नेक काटोगे तो वो तुरंत के तुरंत पेरिश कर जाएगा, वो तुरंत के तुरंत मर जाएगा। तो ब्रेक नेक का वहां से मीनिंग क्या समझ में आया, बहुत ही फास्ट, समथिंग विच हैपेंस वेरी फास्ट, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक नेक। उसकी स्पीड कैसी थी, ब्रेक नेक स्पीड थी, मतलब बहुत तेज। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। डेंजरसली और एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही फास्ट होना, रेकलेस बहुत ही केयरलेस, रैपिड फास्ट, हेस्टी फास्ट, स्विफ्ट फास्ट, सबका मीनिंग क्या होता है, फास्ट। एंटोनिम्स, धीरे धीरे कर रहे हो, स्लो होके कर रहे हो, बहुत केयरफुल होके कर रहे हो, डेलिब्रेट, बहुत सोच समझ के कर रहे हो, स्टडी, लगातार कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे कर रहे हो। तो ड्राइवर ने एक बहुत ही तुरंत टर्न लिया ऑन दी वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स ऐसे गोल गोल घूमने वाली, तो ऐसे गोल गोल घूमने वाली माउंटेन की जो रोड थी उसमें ड्राइवर ने एक बहुत ही ब्रेक नेक टर्न लिया, बहुत ही फास्ट एक टर्न लिया। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है कैचअप। कैचअप आई होप सभी को याद हो गया होगा अब तक। कैचअप मीन्स किसी के लेवल पे आना। आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आपका फ्रेंड आपसे आगे निकल गया, बट आपने एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा टाइम काम करके उसको कैचअप कर लिया। कैचअप कर लिया मीन्स आप भी अब उसके सेम लेवल पे, उसके वाले लेवल पे आ चुके हो। पहले आप पीछे हो गए थे लेकिन फिर आपने एक्स्ट्रा मेहनत करी एंड यू कैच्ड अप मीन्स उसके सेम लेवल पे आ गए। ड्रॉप बैक मीन्स पीछे छूट गए। मूव बैक या फिर फॉल बिहाइंड, आप कैचअप नहीं कर पाए, इसकी वजह से आप ड्रॉप बैक कर गए, इसका मतलब आप पीछे छूट गए। रन अवे, कहीं आपको लग रहा है खतरा है, यहाँ पे खतरनाक सिचुएशन है, आप फट से निकल लिए, अवॉइड किया आपने खतरे को, मीन्स यू रैन अवे। टर्न अप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टर्न अप फॉर द इवेंट, इवेंट में कितने बच्चे आए, टर्न अप मीन्स कितने आए, हम उनका इंतजार कर रहे थे और फिर कितने आए, उसको क्या बोलते हैं, टर्न अप। एक मीनिंग तो ये होता है। दूसरा टर्न अप का मीनिंग क्या होता है, अचानक से कहीं पहुंच जाना, उसको भी टर्न अप करना कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स लिख रही हूँ, मुझे उनका मीनिंग और बताना। एक तो मुझे बताओ ड्रॉप आउट, एक मुझे बताओ रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, एक मुझे बताओ टर्न आउट का। चलो, ड्रॉप आउट का मीनिंग क्या है, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, इसका मतलब क्या है, उसने छोड़ दिया कॉलेज बीच में ही, पूरा नहीं किया। किसी चीज को बीच में ही छोड़ देना इस ड्रॉप आउट करना। रन आउट ऑफ, वी आर रनिंग आउट ऑफ वाटर, रन आउट ऑफ मीन्स हमारे पास खत्म हो गई है वो चीज, कोई चीज आपके पास खत्म हो गई है, इसका मतलब यू रन आउट ऑफ दैट थिंग, वो चीज अब बची नहीं है। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब क्या है, हैपन, कोई चीज कैसी हुई, किसी चीज का रिजल्ट कितना निकला, उसको क्या बोलते हैं, टर्न आउट। इट टर्न्ड आउट, इट टर्न्ड आउट का मतलब क्या है कि ये बात, इसके दो मतलब होते हैं, ये बात सामने आई,
तो एक टर्न आउट का मीनिंग क्या है कि कौन सी बात सामने आई, कोई चीज़ कैसे हुई। दूसरा टर्न आउट का मीनिंग वही होता है कितने लोग इवेंट में आए। द टर्न आउट वॉज 50%, मतलब 50% लोग इवेंट में आए, उसको भी टर्न आउट कहते हैं। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। कोई चीज अराउंड द कॉर्नर है, या फिर समथिंग इज ऑन द कार्ड्स, कोई चीज कार्ड्स में है, या फिर कोई चीज होराइजन पे है, ऑन द होराइजन। इसका मतलब क्या है, वो चीज मंडरा रही है, मतलब वो चीज होने वाली है। तो समथिंग इज अबाउट टू हैपन मीन्स इट इज अराउंड द कॉर्नर, इट इज ऑन द कार्ड्स, इट इज ऑन द होराइजन, मीन्स वो चीज क्या कर रही है, मंडरा रही है, होने वाली है, कभी भी हो जाएगी। क्या कर रही है वो चीज, लूमिंग है, वो क्या है, होवरिंग है, मतलब वहीं बनी हुई है। इमिनेंट है, इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, अबाउट टू हैपन, वो चीज होने वाली है। चलो अगला क्या है, बैक टू बेसिक्स। एक बैक टू बेसिक्स होता है और एक क्या होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। दोनों का मतलब क्या होता है, अब हमें बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू बेसिक्स मीन्स अब हमें बेसिक चीज़ों को यूज़ करना, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। और एक होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अब हमें फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी, रीप्लान करना पड़ेगा उस चीज़ को और फिर से तो पूरी शुरुआत करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट बैक टू बेसिक्स है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मीन्स स्काई, स्काई में अचानक से ही बिजली चमकती है, आप ऐसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे होते बिजली चमकेगी और अचानक से बिजली चमक जाती है। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हो गया, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अ पीस ऑफ न्यूज़। आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो चीज़ अचानक से हो गई, तो इट इज़ व्हाट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा, अराउंड द कॉर्नर का एक और होता है कि कोई चीज़ होने वाली है, इन दी ऑफिंग। तो अगर कोई चीज़ ऑफिंग में है, इसका मतलब भी क्या है, इट इज़ अबाउट टू हैपन सून, वो होने ही वाली है। ऑफिंग क्या होता है, ऑफिंग वही होता है, आप जब समुद्र में देखते हो तो आपको जो दूर का पार्ट दिख रहा होता है वो ऑफिंग होता है। होराइजन क्या होता है, जब आप देखते हो जो ऐसी जगह आपको लगती है जहाँ पे धरती और स्काई मिल रहा है लास्ट में, उसको होराइजन बोलते हैं। तो होराइजन और ऑफिंग मतलब दूर का दिख रहा है आपको, मतलब वो चीज़ आने वाली है आपके नज़दीक। आउट ऑफ द रेड, इसका मतलब क्या, रेड मतलब डेंजर जोन। रेड के दो मतलब होते हैं इंग्लिश में, एक तो होता है डेंजर जोन और एक होता है प्यार। तो आप जो है डेंजर जोन से बाहर हो, इसका मतलब क्या है, अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अब आप कर्जे में नहीं हो। तो इफ यू आर आउट ऑफ द रेड, इसका मतलब क्या है, अब आप पेमेंट कर सकते हो, आप कोई कर्जे में नहीं हो, आप कोई बैंकरप्सी में नहीं हो, आप डेंजर जोन के बाहर निकल चुके हो। स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट मीन्स एक तरीका सोचने का। तो ये वाला स्कूल ऑफ थॉट इस बात को ऐसे कहता है, मतलब ये वाला सोचने का तरीका इस बात को ऐसे कहता है। तो स्कूल ऑफ थॉट मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, येस और नो माय चैंपियंस। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4300 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। एंड एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मीन्स चलते रहने वाला, एंड्योरिंग मीन्स कॉन्टिन्यूअस। एंड्योर शब्द पता है डिफरेंस पता है, एक होता है एंड्योर शब्द, इसका मतलब होता है झेलना, किसी को टॉलरेट करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंड्योर हिम, उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। झेलने की एक फ्रेजल वर्ब क्या होती है, पुट अप विद। एक एंड्योरिंग एडजेक्टिव होता है और जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, लगातार, कोई चीज लगातार हो रही है। दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, दिखने में कितने एक जैसे हैं ना, बट मीनिंग एकदम अलग अलग है। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द इनॉग्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूएस के 47th प्रेसिडेंट हैं। ये मार्क करता है, किस चीज को मार्क करता है? अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड मीन्स जो किसी से मैच नहीं कर रहा, नॉट मैचिंग विद एनीथिंग, मतलब जो बिल्कुल ही अलग हटके है। कम बैक मीन्स वापसी, तो एक ऐसी वापसी हुई है जो बिल्कुल अलग हटके है अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री, अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही अलग वापसी हुई है। इट ऑल्सो सिग्नल्स मीन्स ये एक सिग्नल देता है, मतलब ये एक साइन है, एक सिंबल है, एक वाइटल इज इंपॉर्टेंट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल का एक सिग्नल है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। ग्लोबल मीन्स दुनिया भर की, जियोपॉलिटिक्स मीन्स आपसी कंट्री के रिलेशंस, तो दुनिया भर के रिश्तों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। पर्टिकुलरली इस मेनली किसके लिए? इंडो पैसिफिक एरिया के लिए, ये जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, जब वो पहली बार आए थे, मिस्टर ट्रंप ने रीडिफाइन किया था, दोबारा से डिफाइन किया था, मतलब बदला था यूएस का एंगेजमेंट, यूएस जिस तरीके से एंगेज कर रहा था, यूएस का जो रोल था इंडो पैसिफिक में। एज ही एम्बार्क्स ऑन मीन्स स्टार्ट्स, जैसे वो शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड टर्म, वो दूसरी बार आए हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, किस चीज़ की उम्मीदें हैं? ऑफ अ मोर, कि और ज़्यादा असर्टिव मीन्स बोल्ड कॉन्फिडेंट। तो अब उम्मीदें हैं उनकी वापसी के साथ कि यूएस का जो सिक्योरिटी को लेके पोस्चर है, पोस्चर मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत बोल्ड होगा, और स्ट्रेंथेंड अलायंसेस, और वो और भी ज़्यादा, अलायंसेस का मीनिंग क्या होता है? रिश्ते। स्ट्रेंथेंड मीन्स वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाएगा, इस बात के चांसेस, वो उस बात की उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, तो इंडिया के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, अमेरिका के की क्वाड पार्टनर्स, अमेरिका के की का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। क्वाड मीन्स आप लोगों को याद होगा 4 कंट्रीज ने ग्रुप बनाया था, कौन कौन सी वो 4 कंट्रीज थी? इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, इन 4 कंट्रीज ने ग्रुप बनाया था, और ये तीनों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, कहाँ पे? इनॉग्रेशन में, जब मिस्टर ट्रम्प की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें। ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर मीन्स हाईलाइट करता है, किस चीज को हाईलाइट करता है, किस चीज पे जोर डालता है? दी स्ट्रैटेजिक मीन्स स्ट्रैटेजी वाइज, मतलब कह सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, मतलब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस ग्रुपिंग की। कौन सी ग्रुपिंग? ये जो क्वाड ग्रुपिंग है मिस्टर ट्रम्प के फॉरेन पॉलिसी विजन में। तो मिस्टर ट्रम्प जो फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे उसमें ऐसा लग रहा है कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को। अगला, विद द इंडो पैसिफिक जो है सेंट्रल है, सेंट्रल मीन्स मेन है यूएस की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज को लेके। प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर यूएस किस चीज़ को रखेगा स्ट्रैटेजी में, तो उसमें इंडो पैसिफिक मेन है। ट्रम्प 2.0 जो है, जो इनका दूसरा टर्म है, ये सिग्नल करता है, ये हाईलाइट करता है अ रिन्यूड फोकस, कि एक नया फोकस आएगा किस चीज़ पे? डीपन करने में, डीपन मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाने में, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करेगा, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करेगा विद लाइक माइंडेड नेशंस। लाइक माइंडेड में जो इसके जैसे ही कंट्रीज हैं उनके साथ, जिससे कि वो एड्रेस कर सके, किस चीज़ को सॉल्व कर सके? परसिस्टिंग मीन्स जो लगातार बने हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस, और इमर्जिंग मीन्स जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ इंश्योर भी करेगा, साथ के साथ गारंटी भी करेगा कि वो जो एरिया है वो कैसा रहे? स्टेबल रहे। मिस्टर ट्रम्प का जो फर्स्ट टर्म था, जो वो पहली बार आए थे, इसने मार्क किया एक पिवटल मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मेन शिफ्ट आया, चेंज आया था वॉशिंगटन मीन्स अमेरिका की अप्रोच में इस एरिया को लेके। रीडिफाइन किया इसने, बदल दिया पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप मीन्स एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया इन 3 वेज, 3 तरीकों में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बदल गया। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प आ गए हैं, मिस्टर ट्रम्प का दूसरा टर्म है, और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए उनके क्वाड पार्टनर्स बहुत ज़रूरी हैं। और क्वाड में कौन कौन सी 4 कंट्रीज थी? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। तीनों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रायोरिटी भी यही है मिस्टर ट्रम्प की, कि इंडो पैसिफिक एरिया की स्टेबिलिटी, इंडो पैसिफिक एरिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करना। तो उनकी जो अप्रोच है, जब फर्स्ट टाइम आया था तब भी उनकी अप्रोच में चेंजेस आए थे, और इस बार तो उनका फोकस और भी ज़्यादा हो चुका है इस एरिया पे।
समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन, चलो आ जाते हैं थोड़ी सी, अब हम क्या करेंगे, ग्रामर करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे। एक तो मुझे मार्क्स का सब्जेक्ट बता दो, इस सेंटेंस का टेंस बता दो, आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो और इसका टेंस बता दो, अंडरस्कोर्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ग्रुपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, रिन्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, परसिस्टिंग और इमर्जिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, और यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। चलिए, मार्क्स का सब्जेक्ट है इनॉग्रेशन, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इनॉग्रेशन सिंगुलर था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा था। इट ऑल्सो सिग्नल्स, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस है, इसका मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आर का सब्जेक्ट क्या है, एज ही एम्बार्क्स, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, ये सारा प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आर का सब्जेक्ट है एक्सपेक्टेशंस। अंडरस्कोर्स का सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्कोर्स कौन सी चीज अंडरस्कोर करती है, प्रेजेंस, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसका सब्जेक्ट है प्रेजेंस। प्रेजेंस सिंगुलर है, इसलिए अंडरस्कोर्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, सॉरी यस है। ग्रुपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ग्रुपिंग दिस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, ग्रुपिंग नाउन है। V1 प्लस ING है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, जेरेंट बोलेंगे। रिन्यूड फोकस, फोकस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब रिन्यूड क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। चैलेंजेस के बारे में दो वर्ड्स बता रहे हैं हम, परसिस्टिंग और इमर्जिंग, तो दोनों एडजेक्टिव हो गए, ये दोनों V1 प्लस ING हैं, रोल प्ले कर रहे हैं एडजेक्टिव का, तो इनको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए। चलिए पार्सिंग करते हैं। मिस्टर ट्रम्प नाउन हो गया, फर्स्ट एडजेक्टिव, टर्म नाउन, मार्क्ड वर्ब, ए आर्टिकल, पाइवटल एडजेक्टिव, शिफ्ट नाउन, इन preposition, वॉशिंगटन नाउन, अप्रोच नाउन, टू preposition, दिस एडजेक्टिव, रीजन नाउन, redefining verb, the article, strategic adjective, landscape noun, in preposition, three adjective, ways noun। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। जितने भी बच्चों को लेके को परफेक्शन को लेके डाउट है बेटा, मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों के सारे डाउट्स। अभी आर्टिकल पे फोकस करते हैं। एक चीज़ बता देती हूँ कि परफेक्शन नया वाला स्टार्ट हो रहा है, आपका 2.0 परफेक्शन स्टार्ट हो रहा है 31 जैन से, और परफेक्शन में 40% का डिस्काउंट भी आ गया है। 26 जनवरी थी कल, तो उसकी वजह से 40% का डिस्काउंट था, तो आप लोग परफेक्शन को आज या कल ले सकते हो। अगर आप आज ले लोगे तो आपकी एरर डिटेक्शन वाली क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं परफेक्शन में, तो आप एरर डिटेक्शन आज से करना स्टार्ट कर देना। चलो बाकी डिटेल्स लास्ट में, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। डन एवरीवन? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। कलर चेंज कर लो मैम पेन का, ओके। फर्स्ट,
तो 3 तरीके ऑथर ने बोले थे, चलो पहला देखते हैं। अंडर ट्रम्प्स लीडरशिप, ट्रम्प की लीडरशिप के अंडर जो यूएस है उसने अडॉप्ट किया था टर्म इंडो पैसिफिक। तो यूएस ही था जिसने कौन सा नाम दिया था, इंडो पैसिफिक दिया था। पहले नाम कौन सा था, पहले नाम था एशिया पैसिफिक, तो ट्रम्प जी ने चेंज करके बोल दिया इंडो पैसिफिक। विच रिफ्लेक्टेड, जिसने रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट मीन्स शो किया, क्या दिखाया जिसने, अ रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन मीन्स चीजों को चेंज किया जा रहा है, रिकैलिब्रेशन मीन्स चेंज किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल लेंस को। जियोपॉलिटिकल लेंस मीन्स, लेंस का मतलब आप सभी को पता है, हम आंखों में लेंस लगाते हैं, चश्मे में लेंस होते हैं, तो यहाँ पे लेंस का मतलब क्या है, नजरिया। तो जिस तरीके से रिश्तों को देख रहे हैं, जिस तरीके से उस एरिया को देख रहे हैं, उसमें एक चेंज दिखाया उन्होंने। एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक बोला। मूविंग बियॉन्ड अ फोकस, पहले सिर्फ फोकस किस पे था, सोलली, सोलली मीन्स ओनली, पहले फोकस सिर्फ ईस्ट एशिया पे था और पैसिफिक रिम पे था। पैसिफिक रिम का मीनिंग क्या है, पैसिफिक वाले एरिया पे था। पैसिफिक क्या है, ओशियन है, आई होप सभी को पता है। तो पहले उनका फोकस सिर्फ पैसिफिक रिम, वैसे क्या होता है, आपका जो व्हील होता है उसके चारों ओर रिम होती है, जो टायर होता है उसकी रिम होती है। तो यहाँ पे रिम का मीनिंग है पैसिफिक का एरिया। तो पैसिफिक का एरिया और ईस्ट एशिया पे पहले फोकस था, फिर उन्होंने क्या किया, एनकम्पास किया। एनकम्पास मीन्स कवर करना, किस चीज को कवर किया, अब वाइडर एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर किया जो कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड के लिए, दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है, दुनिया भर की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी, सारी कंट्रीज स्टेबल रहें, कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे। फिर जो टर्म है वो और एक्सपैंड हुआ, टर्म में एक्सपैंड होके जोग्राफिक फोकस, जोग्राफिक मीन्स उस एरिया का फोकस किस पे आया, इंडियन ओशन पे आया। तो पहले सिर्फ पैसिफिक ओशन था, एशिया पैसिफिक था, फिर उन्होंने इसको इंडो पैसिफिक किया, मतलब इंडियन ओशन को भी कवर किया। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग मीन्स जोर डाला किसकी इंपॉर्टेंस पे, इंपॉर्टेंस है सिक्योरिंग सी लाइंस। तो जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, सी के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको सिक्योर बनाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। एड्रेसिंग, उन्होंने किस चीज को ठीक करने की कोशिश करी, मैरीटाइम, मैरीटाइम में समुद्र से रिलेटेड टू सी, तो सी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको ठीक करने की कोशिश करी। और अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर मीन्स हाईलाइट किया यूएस का इंटेंट, इंटेंट मीन्स मकसद। तो यूएस का इंटेंट क्या है, यूएस क्या चाहता है कि वो काउंटर बैलेंस करे चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को। तो चाइना का जो बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस है, चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है, उसको काउंटर बैलेंस करे। काउंटर बैलेंस मीन्स अगर चाइना की तरफ बढ़ रही है तो यूएस भी बढ़े, जिससे कि चाइना यूएस से ज्यादा ना हो पाए। काउंटर बैलेंस करे मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करे। इंडो पैसिफिक एक्सपैंडेड, फिर जो इंडो पैसिफिक उन्होंने नाम दिया उसने एक्सपैंड किया, बढ़ाया स्ट्रैटेजिक नैरेटिव। नैरेटिव का मीनिंग क्या होता है, स्टोरी। स्ट्रैटेजिक नैरेटिव का मीनिंग क्या है, स्ट्रैटेजिक जो पूरी स्टोरी थी, मतलब जिस तरीके से आपस में रिलेशंस बन रहे थे कंट्रीज में। इंटीग्रेट किया, किस किस चीज को साथ में लेके आए, डिफेंस को, सिक्योरिटी को और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को, मतलब उन सारी चीजों को इन्होंने मिला दिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ। पहले कंट्रीज आपस में सिर्फ इकोनॉमिकली कोऑपरेट करती थी कि भाई इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन लेके आए, डिफेंस में भी कोऑपरेशन लेके आए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने मिलाया। तो पहली चीज़ थी ये कि एशिया पैसिफिक से उन्होंने इंडो पैसिफिक नाम किया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था उन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे, स्ट्रक्चर में चेंजेस किए थे। यूएस का जो डिफेंस और सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मींस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यूएस का, किस तरीके से यूएस अपना डिफेंस और सिक्योरिटी लोगों को मैनेज करता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने चेंजेस किए। उन्होंने यूएस पैसिफिक कमांड थी, पहले यूएस की जो फोर्सेस थी जो वहाँ यूएस की सिक्योरिटी को या यूएस के डिफेंस को बचाती थी, उसको नाम को चेंज किया। उस नाम को चेंज करके क्या बनाया, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड बनाया 2018 में। मतलब जितना भी ऑपरेशनल इंपोर्ट रिफ्लेक्टिंग दी, क्या शो कर रहा था, ऑपरेशनल मीन्स काम का। इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इंपोर्ट नहीं है कि सामान आना वाला इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट का यहाँ पे मतलब क्या, इंपॉर्टेंस। तो ये क्या दिखा रहा था कि ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस वो कितनी दे रहे हैं, अकॉर्डेड मीन्स गिवन, तो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो इंडो पैसिफिक टर्म को, कि जो फोर्सेस उनकी वहां जा रही थी उनको भी नाम भी उनका भी चेंज कर दिया, उसको भी क्या बोला, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड बोला, पहले उसको यूएस पैसिफिक कमांड बोला जाता था। तो ये दिखा रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो इंडो पैसिफिक को।
तो जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मतलब जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं, उनका पूरा का पूरा ऑफिस, मतलब उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी उन्होंने उसको भी पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइज किया। उन्होंने क्या स्थापित की, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई जो किस पे फोकस करेंगी, इंडो पैसिफिक एलीज, एलीज मीन्स फ्रेंड्स। तो जो इंडो पैसिफिक एरिया में जो उनके फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, तो उनके लिए उन्होंने एक अलग से यूनिट बनाई। तो फिर से ये दिखाता है कि कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंडो पैसिफिक को, इनकी कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी है, कितना ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी है इंडो पैसिफिक एरिया। तो ये इनके फर्स्ट टर्म पे हमको देखने को मिला था। क्लियर? इंपोर्ट का मीनिंग समान इंपोर्ट नहीं हो रहा बेटा, इंपोर्ट का मीनिंग है इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस दी इन्होंने। एलीज मीन्स फ्रेंड्स, एलाइज फ्रेंड्स होता है, तो दुश्मन को क्या बोलते हैं, दुश्मन को बोलते हैं फो। फो इज व्हाट, एनिमी। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था जो रिवाइवल हुआ। मैम मिस्टर मिस के आगे कोई आर्टिकल आता है कि नहीं बेटा, मिस्टर मिसेस मिस के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता अगर आप डेफिनेट इंसान की बात कर रहे हो। रिवाइवल, रिवाइवल मीन्स फिर से जान आ जाना। तो जो क्वाड में फिर से जान आई है, मतलब क्वाड को उन्होंने फिर से शुरू किया, इसको ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर मीन्स हाईलाइट करता है, किस चीज पे जोर डालता है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है, रिकॉग्निशन में समझती है, इस बात की जानकारी है उनको कि इंडो पैसिफिक एरिया जो है वो फल्क्रम है। फल्क्रम मीन्स मेन पार्ट है, किस चीज का मेन पार्ट है, 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स का। तो दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स, दुनिया भर के जो आपस में कंट्रीज के रिलेशंस हैं, वो सबका मेन पार्ट कौन है, इंडो पैसिफिक एरिया है, और ये ट्रम्प जी जानते हैं। रिफ्लेक्टिंग, हाँ ये रिफ्लेक्ट करता है प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल, कन्वर्जेंस मीन्स मिलना, तो इंटरेस्ट मिल रहे हैं सब एक। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, मीटिंग। यहाँ पे कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है कि सारे के सारे क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो सब एक ही बात चाहते हैं, तो इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट सेम है, ये सब एक ही बात चाहते हैं। यूएस ने एक बहुत ही रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो यूएस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश दिया था टू इंस्टीट्यूशनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स फॉर्मलाइज, कि ये जो ग्रुप बना है हमारा ये एक फॉर्मल ग्रुप बन जाए, इसमें काम अच्छे से हो। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिवेट कर दिया, एलिवेट मीन्स बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, क्वाड, जो चारों कंट्रीज हैं क्वाड में, इनकी बातचीत को बढ़ा दिया और ये मिनिस्टेरियल लेवल पे ले गए कि मिनिस्टर्स आपस की कंट्रीज से बातचीत कर रहे हैं, लेइंग द, तो इन्होंने ग्राउंड वर्क ले कर दिया, एक बेस बना दिया किस चीज का, कि और भी ज्यादा गहरा कोलैबोरेशन हो सके, और भी ज्यादा गहरा रिलेशन आ सके, और भी ज्यादा एंगेजमेंट हो सके मैरीटाइम सिक्योरिटी में, समुद्र की सिक्योरिटी में, सप्लाई चेन रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ, सप्लाई चेन स्ट्रांग हो सके, सामान एक दूसरी कंट्रीज आपस में दे सकें एक दूसरे को, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद कर सके, तो इस सब में कोलैबोरेशन ज्यादा से ज्यादा हो। इसमें बहुत बड़ा रोल किसका है, मिस्टर ट्रम्प का है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनहेरिट किया था, मतलब मिस्टर ट्रम्प ने ये सब शुरू किया था, बाइडेन जी की एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसी को यूज किया था, उसी को इनहेरिट किया था मिस्टर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन से। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क जो बनाया था जो बाइडेन ने, उसको क्या किया था, इनहेरिट किया था और फिर मेंटेन भी किया था। तो जो इसकी स्ट्रैटेजिक सेंट्रलिटी, जो इतना इंपॉर्टेंट ये हो चुका है, इसको मेंटेन किया था, मतलब जो बाइडेन ने भी इसको आगे चलाया था।
मिस्टर बाइडेन ने और बढ़ाया था क्वाड को, और स्ट्रांग बनाया था क्वाड को बाय कन्वीनिंग। कन्वीनिंग मीन्स बुलाया था इन्होंने, मीटिंग करवाई थी। सबसे पहली क्वाड लीडर्स समिट हुई थी, सबसे पहली क्वाड लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, वो मिस्टर बाइडेन ने करवाई थी। जो कि क्या मार्क करती है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ही बड़ा। इंस्टीट्यूशनल लीप का मीनिंग होता है छलांग, तो एक बहुत ही बड़ी छलांग थी इस ग्रुप की। इंस्टीट्यूशनल मीन्स इस ग्रुप की बहुत ही बड़ी छलांग थी जब इस ग्रुप की मीटिंग हुई थी 2021 में। मिस्टर बाइडेन ने एम्फेसाइज किया था, जोर डाला था मल्टीलेटरलिज्म पे। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलके काम करती हैं। एंड सॉट टू मीन्स चाहा था। इन्होंने क्या चाहा था कि ब्रॉडन हो, ब्रॉडन मीन्स और बड़ा हो जाए क्वाड का एजेंडा। तो क्वाड जिस चीज पे काम करना चाहती है वो और वाइड हो जाए। उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी और सिक्योरिटी पे काम नहीं किया। मिस्टर बाइडेन ने कोलैबोरेशन करवाया, सब कंट्रीज से मिलकर काम करवाया वैक्सीन पे, क्लाइमेट चेंज पे, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन रोड्स, रेलवेज वगैरह के डेवलपमेंट पे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो मिस्टर बाइडेन ने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी लेके आए थे वो 2022 में। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट किया, पूरा किया स्ट्रैटेजिक फोकस इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ भी। तो ऑथर की टोन ना बड़ी अच्छी है इसमें। ऑथर ने किसी की बुराई नहीं करी। ऑथर ने मिस्टर ट्रम्प की भी तारीफ करी, मिस्टर बाइडेन की भी तारीफ करी। ऑथर ने क्या बोला कि दोनों की वजह से आज जो क्वाड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप बन चुका है, और दोनों का यही मानना था कि क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में, और दोनों ने ही क्वाड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। पैसेज समझ आया सभी को? तो टोन एनालिटिकल है, एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी का मतलब क्या, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मिस्टर ट्रम्प से भी हम उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि वो सेकेंड टर्म में क्वाड को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसी टोन को क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी टोन। चलिए आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स क्या दिखाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पहुंचे वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर ट्रम्प के लिए, कि उसने सारे इंडो पैसिफिक वाले मेंबर्स को बुला लिया। तो एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं वो, नहीं कोई मिलिट्री अलायंस हो रहा है, नहीं क्लाइमेट चेंज को ऊपर रखा जा रहा है, नहीं इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस दिखाता है। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो ऑथर ने दिखाई है उसमें ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, चलो सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, सिर्फ चाइना के खिलाफ काम करना है, नहीं। हाँ, एक ओवरऑल रिकैलिब्रेशन हुआ है। रिकैलिब्रेशन मीन्स चीज़ों को उन्होंने चेंज किया, दोबारा से चीज़ों को किया है। पार्टनरशिप्स पे फोकस कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स का रिकैलिब्रेशन हुआ है, फोकस का हो सकता है। एम्फेसिस कम हुआ है क्या, नहीं। एक नया मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क आया है क्या, मल्टीलेटरल का मतलब इसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो, और इन्वायरमेंटल इश्यूज की तो बात ही नहीं हुई। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। जो शिफ्ट आ रहा है कौन सा है जो बेस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? एशिया पैसिफिक से जो इंडो पैसिफिक हुआ ये दिखाता है कि और भी ज्यादा ब्रॉड स्कोप कवर कर रहा है, मैच कर रहा है। ट्रांजिशन हुआ है इकोनॉमिक सेंट्रिक से डिफेंस फोकस स्ट्रैटेजीज में, नहीं। मल्टीलेटरल से बायलेटरल हुआ है, दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व है, नहीं। चाइना से पहले फोकस था, अब दुनिया पे फोकस गया है, नहीं। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना और ओवरऑल मेन आइडिया समझना। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट 5000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। सबकी जिम्मेदारी, जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं उतने लाइक्स होने ही होने चाहिए। लर्न टू अनलर्न, कुछ सीखा है उसको
अनसीखा करना भी सीखो, मतलब जो सीखा है उसको हटा के नए से शुरुआत करना भी सीखो। लर्न टू अनलर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू अनलर्न। चलो देखते हैं उधर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। चलिए, क्या समझ में आया सभी को? ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पीस क्या होता है लर्निंग का, कि जो गलत है उसको अनलर्न करो। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी चीज़ें मुझे बचपन से सिखाई गई थी, अब उनको मुझे अनलर्न करना है। जैसे मुझे एक पीस स्किल सिखाया गया जो हमें वाइज बना देगा, तो हमें अनलर्न करना भी सीखना है हर पॉइंट ऑफ लाइफ में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक ओपन माइंड होना चाहिए। अगर आप जिद्दी रहोगे तो आप कभी भी अनलर्न नहीं कर पाओगे। जब आपको पता है कोई चीज़ गलत है, तो एक इंसान जिसका ओपन माइंड होगा वो अनलर्निंग का प्रोसेस बहुत जल्दी से स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, नॉलेज भी आएगी और शांति भी आएगी। वो लोग जो अनलर्न करने से मना कर देते हैं वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो अनलर्न करने का मना कर देते हैं क्योंकि उनको ट्रुथ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं, सच्चाई को नहीं देखना चाहते। 30 साल पहले पहले जो पेरेंट्स थे हर मिडिल क्लास हाउस होल्ड के, वो चाहते थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि वो उनकी अर्निंग अच्छी हो और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला, आपको हमेशा एक ओपन माइंड रखना चाहिए। ओपन माइंड होगा तो अगर आपने बचपन में कुछ गलत सीखा होगा आप उसको आसानी से अनलर्न कर लोगे। जो लोग अनलर्न नहीं करते हैं वो लोग सच्चाई से दूर भागते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, जो मैं देखना चाहता हूँ मैं वही देखता हूँ, और वो सच्चाई से दूर भागते हैं। तो इसीलिए अनलर्न करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिंदगी का, और सभी का ओपन माइंड होना चाहिए इस चीज को करने के लिए। चलो, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग ना स्किमिंग में बहुत काम में आती है। हमें बचपन से क्या सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी भी पैराग्राफ को समझने के लिए उसकी हर लाइन को पढ़ो, उसके हर वर्ड को पढ़ो, और जब तक आपको हर वर्ड का मीनिंग ना पता हो इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, हर शब्द आपने पढ़ ना लिया हो, जब तक आपको वो पैसेज समझ नहीं आएगा। ये चीज़ हमें बचपन से पढ़ाई गई है। लेकिन अब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हर वर्ड को पढ़ने का टाइम ही नहीं होता पेपर में, हर लाइन को पढ़ने का टाइम ही नहीं होता पेपर में। तो अब हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अनलर्न करना पड़ेगा और हमें स्किमिंग के लिए ओपन माइंड रखना पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज़ नई होती है, हमारी पुरानी चीज़ों से, हमारे पुराने ख्यालों से वो मैच नहीं करती, तो दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है कि आप ओपन माइंड रखो और उस चीज़ को सीखो, और जो पुरानी चीज़ सीखी हुई है उसको अनलर्न करो। दूसरी अप्रोच होती है कि नहीं, जो हमने सीखा है वही सही है, दूसरा मेथड गलत है, और और उसी को करते रहो। तो जो लोग दूसरी अप्रोच रखते हैं वो पीछे रह जाते हैं लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं। तो वही ऑथर ने समझाने की कोशिश की है इस पैराग्राफ में। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? एजुकेशन को पहले समझा जाता था कि अगर आपकी एजुकेशन है तब आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अब हमने कुछ चीज़ों को अनलर्न किया है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही है। बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी स्किल्स लो और उनमें एक्सेल करो। तो इसीलिए हमें इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स भी दिख रहे हैं। पहले क्या होता था कि नहीं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो और जॉब लो। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सबको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे ये तभी आता है जब कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इंडियन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी अब इवॉल्व हो रही हैं और वो भी अनलर्न करना सीख रही हैं। अब आप पेरेंट्स देख सकते हो जो अपने बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप एक्सीलेंस के पीछे जाओ, सिर्फ मॉनेटरी इंप्रूवमेंट्स पे मत जाओ। वो चीज़ जो हमें अनलर्निंग करने से रोकती है वो है फेलियर का डर। हम इतने ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स के कि हमको लगता है कि अगर हमने जो अभी तक सीखते आए हैं उसको हम हटा देंगे और कुछ नया अपनाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम किसी परेशानी में आ जाएंगे। ह्यूमन बींग्स अनलर्न कर सकते हैं, अगर हम सीख सकते हैं तो हम अनलर्न भी कर सकते हैं। हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अपनाया है। हम पुराने जैसे फ़ोन्स को यूज़ नहीं करते जो हम कुछ साल पहले यूज़ करते थे। हम एक कैशलेस सोसाइटी बनते जा रहे हैं। हम अलग अलग तरह के पेमेंट ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अनलर्निंग हर चीज़ का है। पहले लोग कैश कैरी करते थे, कैश कैरी करना ज़रूरी होता था। अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हो तो कम से कम आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ 100 रुपये 200 रुपये होने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट भी अनलर्न हो रहा है कि अगर आपके मोबाइल में जीपे है तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे अनलर्निंग होती जा रही है और इंसान लर्निंग के साथ अनलर्निंग भी कर सकता है। और आज के टाइम पे अनलर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे, मेन आइडिया बताएंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? लास्ट पैराग्राफ कह रहा है एक ऐसी सोसाइटी जो टेक्नोलॉजी चेंजेस को अडेप्ट कर रही है। ये फनी नहीं है कि हम अपनी पुरानी पुरानी चीज़ों को आज भी फॉलो कर रहे हैं। पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो इतनी ज़्यादा डीप है कि अभी भी हम अपनी गर्ल्स को, अपने कंट्री की विमेन को इक्वल्स नहीं मान रहे। क्या हम अनलर्न नहीं करना चाहते? मैरिजेस अभी भी अरेंज्ड हो रही हैं जब हॉरोस्कोप मैच करता है। अभी भी हम हॉरोस्कोप मैच करने के बाद शादियां करते हैं। अब ये समझना होगा कि भाई दो मैच्योर एडल्ट हैं तो उनकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद से लें। फिर से वही फियर फैक्टर है जो हमें अनलर्न करने से रोकता है। अभी भी हम कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं, नई चीजों को अपनाने से रोक रहे हैं क्योंकि वो फियर फैक्टर है, डर लगता है हमें कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर ये सेइंग है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज ट्रू, कि बदलाव ही अकेली चीज है जो कांस्टेंट है, मतलब बदलाव हर समय होगा, तो हमें अनलर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं करनी चाहिए। कि इंसान को भी समझना चाहिए कि अगर आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है तो जो आप पहले चीजें सीख रहे थे उनको अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न बहुत ही पॉजिटिव हिस्सा होता है जिंदगी में। हर पॉजिटिव डेवलपमेंट, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, वो तभी आता है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं चीज़ों को अनलर्न करने में और नए नए आइडियाज से और नए नए विश्वासों के साथ आगे बढ़ने में। हॉरोस्कोप इज कुंडली मैच करना ना, उसको बोलते हैं। तो आज भी कुंडली मैच करके शादियां की जाती हैं। मतलब आज भी बहुत सी जगह ऐसे ना लड़का लड़की आपस में बात भी नहीं करते हैं शादी से पहले, मतलब दे टॉक टू ईच अदर आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो ऑथर ने बोला कि भाई ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अब अनलर्न करना पड़ेगा। दो मैच्योर एडल्ट हैं, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लें। इट इज इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, आंसर बताएंगे।
पर्सपेक्टिव क्या था एजुकेशन को लेके पहले का, अच्छा लेकिन कैसा चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हें मन है वो करो, आप एक्सेलेंस लेके आओ अपनी खुद की फील्ड में। आंसर इज सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर आर्किंग का मीनिंग क्या होता है, ओवरऑल, इस पूरे को कवर करता हुआ, उसको बोलते हैं ओवर आर्किंग। तो कोई चीज पूरी तरीके से कवर कर रही हो दैट इज कॉल्ड ओवर आर्किंग। तो ऑथर कौन सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ओवरऑल मैसेज क्या है ऑथर का, अनलर्निंग को लेके स्लो प्रोसेस है, नहीं, फाउंडेशन है पर्सनल सोसाइटल प्रोग्रेस की, ये हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये हो रहा है, नहीं, सिर्फ रेलिवेंट एजुकेशन को लेके नहीं, आंसर इज बी। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं पता है वो क्या कह रहे हैं कि वो तो टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है ना, इसीलिए रिजल्ट है कि अनलर्निंग हो रही है। टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल था बेटा, ये मेन आइडिया नहीं था। चलिए, मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए। अराउंड द कॉर्नर, इन दी ऑफिंग, इन दी होराइजन, ऑन द कार्ड्स होने वाला है। बैक टू बेसिक्स, भाई आ जाओ दोबारा बेसिक पे आ जाओ। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से कोई चीज हो गई। आउट ऑफ द रेड, अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। स्कूल ऑफ थॉट, एक तरीका सोचने का। CEAB एंड D। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करवाई जाएगी। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवा देंगे हम। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। हर किसी को लिखने हैं ना, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी को। नया परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है, आई होप सभी को पता है। तो आपका नया परफेक्शन बैच 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। परफेक्शन बैच में आज से एरर डिटेक्शन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। दिस इज द लास्ट टाइम 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो 40% का डिस्काउंट आप ले सकते हो। रिपब्लिक कोड यूज करोगे। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो प्रीमियम ले लो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो एक्सक्लूसिव ले लो। बट मेक श्योर करो कि आज से ही क्लासेस में आ जाओ, आज से ही एरर डिटेक्शन की क्लासेस करो। एरर डिटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 ही टॉपिक्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्स में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एरर। ये 4 टॉपिक्स तो आपके बहुत बहुत स्ट्रांग होने ही होने चाहिए। यस, परफेक्शन बैच और एडिटोरियल की एक आदत बना लो। 2 घंटे रोज इंग्लिश को दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे रोज इंग्लिश को देने ही देने पड़ेंगे। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग 2 घंटे रोज इंग्लिश को दो। परफेक्शन और एडिटोरियल में बहुत सारे बच्चे रेगुलरली दे रहे हैं। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप उनसे दिन पे दिन पीछे होते जा रहे हो। पीछे होते जाओगे तो सिलेक्शन कैसे लोगे? सिलेक्शन तो उसी का होगा ना जो सबसे आगे रहेगा। तो क्लासेस में आने में कमी मत करो, प्रैक्टिस में कमी मत करो, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो। प्रीमियम लेना है, सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं तो बता ही दिया मैंने। हाँ, टेलीग्राम चैनल्स ये हैं, यहाँ सारी PDF मिल जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, वो PDF कैसी लगी, PPT आपको कैसी लगी जो मैंने आपको वर्ड्स PPT में दिए थे? एक PPT में सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वर्ड के। देखी हो किसी ने PPT? कैसी लगी? अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आगे उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना। आपके सारे डाउट और सारी क्वेरीज इस व्हाट्सएप नंबर पे हैंडल हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल भी कर सकते हो, तो भी आपके सारे डाउट्स क्वेरीज आंसर हो जाएंगे। परफेक्शन बैच बेटा आपको इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलता है। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। रिन्यू वाले रिन्यू भी कर सकते हैं, 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा रिन्यू वालों को, और जो नए बच्चे ले रहे हैं उनको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द लास्ट टाइम ऐसे डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके बाद ये डिस्काउंट्स आपको नहीं मिलेंगे।